तो अपना चैप्टर चल रहा था बेटा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमारा टॉपिक था व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि आखिर इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में बात कर रहे थे। और इसके ऊपर हमारा थर्ड पैराग्राफ से अभी जो आज पढ़ने वाले हैं, दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ, ठीक है ना। तो और ये है हम, इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे of selecting representative without elections? Why do we need elections में थर्ड पैराग्राफ। सभी थर्ड पैराग्राफ पर पहुंच गए हो बेटा? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं ढूंढना पड़ रहा है नहीं मिला हो? महक तुम एक बार आओ, स्क्रीन पे आइए। महक अपने कैमरे को ऑन करो। महक, सुदेश, महक आप रेगुलर नहीं है बेटे। महक आप रेगुलर नहीं है अनाशुदेश, ऐसा नहीं हो सकता है। लास्ट में आपको बताता हूं मैं, अभी तो कंटिन्यूस करते हैं, अपने चैप्टर को पढ़ देते हैं कि जरूरत क्या है आखिर इलेक्शंस की, वहां से शुरू कर रहे हैं। और इसका भी थर्ड पैराग्राफ है कि यानी कि इससे पहले एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं बेटा कि भारत जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री इतना छोटा देश तो है नहीं, ये आपका गांव तो है नहीं। भारत एक के गांव के लोग तो कहीं पर भी बैठकर विदाउट इलेक्शन किए भी, अगर मान लो कि आपका गांव जो है वही एक देश होता, तो आपको कानून बनाना कितना इजी हो जाता उस देश के लिए। ऐसे जो ग्रीक जो कंट्री थे वो पहले इतने ही छोटे छोटे होते थे, उनकी पॉपुलेशन एक गांव के बराबर ही होती थी, तो वहां पर तो पॉसिबल था कि गांव के सभी पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन लेकर आप देश के लिए कानून बना लो। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, क्या इज इट पॉसिबल कि भाई सभी को एक साथ बैठाकर आप कोई एक एग्रीमेंट हो जाए? ये तो पहली तो बात है कि सब बैठ नहीं सकते, सभी लोगों को इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, सभी की इतनी एजुकेशन नहीं है, सभी लोग इतने नॉलेज भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर आज के दिन ये डायरेक्टली जो है लोगों का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमको सबके ओपिनियन तो लेना ही है, तो उसका तो एक तरीका चुना कि भाई आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, जैसा कि आप भारत में करते हो, हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए, और या फिर स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं, और उनको चुनकर भेजे, और ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स की तरफ से वो देश के लिए कानून बनाए। तो ये ही तरीका जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, यहाँ पर इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। ये आपने कल बात किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक ले रहे हैं, इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? के बगैर इलेक्शंस के क्या कोई तरीका है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लो? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age experience. ऐसा नहीं है कि कई सारे देश है जहां पर क्या करते हैं, एज और एक्सपीरियंस के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। भाई जब उनका ऐसा सोचना है, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि जितना ज्यादा एज होती है उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो वहां पर ऐसा सोचो आप। और या फिर सोचिए और ए प्लेस वेयर दे कैन चूज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा तरीका यह है कि भाई किसी के एजुकेशन के आधार पर या नॉलेज के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव चुन ले, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है
उसको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लें। तो आपने सुना होगा ना कि कभी कभी एक कहावत सुनते हैं कि ये पढ़ा लिखा बेवकूफ है। तो पढ़े लिखे होने का मतलब भी ऐसा नहीं है कि उसको पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, और पॉलिटिक्स की नॉलेज हो। तो देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस। पहली तो ये बात है कि जब आप ये चूज करने जाते हो कि एक्सपीरियंस और एजुकेटेड लोगों को, नॉलेज वाले लोगों को लेंगे, तो ये एक पैरामीटर अपने आप में कि किसकी ज्यादा नॉलेज है, किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसका कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है जिससे आप मेजर कर सको। जैसे तुमने थर्मामीटर डाला माउथ के अंदर या एक्सेला में और उस इंडिविजुअल का टेम्परेचर आपने नोट कर लिया, बट हेयर जब आप किसी की नॉलेज या एक्सपीरियंस आपको जज करना है, असेस करना है, तो ऐसा कोई थर्मामीटर तो बना नहीं कि आप किसी की नॉलेज और एक्सपीरियंस को जज कर पाए। है क्या ऐसा कुछ? नो बताइए सर। ऐसा। हाँ, तो उनका कहने का मतलब ये है, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है कि अगर आप ये तरीका ढूंढे कि नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर आप किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज क्लियरली सच ए वे डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। लेकिन ये कह सकते हो कि ये भी एक तरीका है जिससे कि ये इलेक्शंस से पीछा छूट सकता है, मगर इलेक्शंस के भी काम हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है कि हमने ऐसे एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले का कोई पैरामीटर नहीं है, स्टैंडर्ड कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि किस आधार पर आप किसी को माने। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड इफ अ पीपल लाइक their रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? अब फिर ये बात आती है कि आपने ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को चुन भी लिया, तो लोगों को वो पसंद है या नहीं ये कैसा पता लगाओगे? यहां पर तो इलेक्शंस में तो आप क्या खुद वोट डाल रहे हो कि भाई ये हमको बंदा पसंद है, एंड ही इज इलेक्टेड एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग यू इन योर स्टेट असेंबली और इन द पार्लियामेंट, इन लोकसभा के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो वहां का तरीका हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो आप एक्सपीरियंस के आधार पर चुनो, तो वहां पर एक्सपीरियंस के आधार पर चूज किया गया कैंडिडेट वो सबकी पसंद है ऐसा भी जरूरी नहीं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? तो ऐसे लोगों को जो चुन रहे हो आप एक्सपीरियंस के आधार पर, आप ये कैसे जज करोगे कि ये लोगों के इच्छाओं के आधार पर ही काम करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल डोंट लाइक do not remain their representatives? How to make sure that who the people don't like? अब आप ऐसे कैसे इंश्योर करोगे कि जो लोग को हम नहीं चाहते वो उनके रिप्रेजेंटेटिव ना बने? ये भी पॉसिबल नहीं है ना। जिनको आप नहीं चाहते, आप नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पर अगर कोई चूज किया जाता है, तो उनमें ऐसे भी होंगे जिनको हम चूज नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि उनकी नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो चुन के चले जाएंगे। तो वो आपके कितना काम आएंगे ये कोई इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। तो दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। यानी कि वो कह रहे हैं अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि रेगुलर एक फिक्स इंटरवल के बाद में, लाइक इन इंडिया हम 5 साल बाद में जो चुनाव करते हैं, तो बोले दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय व्हिच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। और अगर वो चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को बदल सके, अगर ऐसा चाहे तो वो तरीका तो इलेक्शन ही है डेमोक्रेसी में। अगर आप चाहते हो कि प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो अभी सरकार में बैठे लोग हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में आता है तो उस टाइम में जिनको वोट डालने का अधिकार है वो वोट ना डाले, ये अपने आप चुनाव में हार जाएंगे और फिर दूसरे सरकार बनेगी आपकी चॉइस की। ये बात समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर।
तो therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy. कहने का मतलब किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन सबसे जरूरी है। यानी कि अगर हम कोई दूसरा कोई बेस नहीं हो सकता, कोई पैरामीटर नहीं है, तो सबसे बेहतर डेमोक्रेसी में ये है कि इलेक्शंस हों। तो इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब इलेक्शंस में भी वोटर्स को कई सारी चॉइसेस कर सकते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो ऐसे लोगों को चूज कर सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सरकार बनाएंगे और वो बड़े देश के लिए जो डिसीजन लेने हैं वो ले जाएंगे। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वो ऐसी पार्टी को चूज करेंगे जो पॉलिसीज बनाएंगी, सरकार को गाइड करेंगी कानून बनाने में। तो ये बता रहे थे कि डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वोटर्स के पास में किस तरह की चॉइसेस हैं। यानी कि एक तो वोटर्स आप ऐसे चुनोगे, वो पार्टी के बेस पे भी चुनते हो, ऐसे भी जो बड़े डिसीजंस लेते हैं उनको भी चुनते हो, और ऐसे भी चुनते हो कि जो पॉलिसीज के मैटर पे गाइड करेंगे। राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कि कौन से इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोल सकते हो। लेट्स सी कौन से इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक बोले और कौन से इलेक्शंस को ना बोले। बहुत सारे इसमें पक्ष हैं, पहलू है, समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस तो हो गए, सपोज करो मैं ऐसे ही बात कर लेता हूं आपसे बगैर इसमें बुक में देखे हुए। इलेक्शंस तो कराए, लेकिन इलेक्शंस में सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होगा? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, यस, ठीक है। इलेक्शंस तो कराया, लेकिन इलेक्शंस के अंदर में जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो मैनिपुलेट कर दिए। यानी कि जो जीते हैं उनको हारा हुआ दिखा दिया इलेक्शंस के अंदर, मतलब गड़बड़ी करके। ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? नो सर। नो सर। नो सर। इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी के है, वो सारे बूथ कैप्चरिंग करा के इलेक्शंस करा दे, सारे बूथ के ऊपर उन्हीं के लोग बैठे और बाकी जो उनके अपोजिशन में वोट डालना चाहते हैं उनको भगा दे। ये इलेक्शन होगा डेमोक्रेटिक? नो सर। तो कहने का अर्थ ये हुआ बेटा, इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन भी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। सरकार है, इलेक्शंस के टाइम में जो भी सरकार है उसका भी कोई कंट्रोल ना हो जो इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। ठीक है ना, सरकार है लेकिन सरकार को कोई इंटरफेयर ही ना करने दे, ताकि वो इलेक्शंस के प्रोसेस को इंटरफेयर ना करे। तो कई सारे तरीके हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि वास्तव में आप डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किसको बोलेंगे। तो इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, कई हार्श इलेक्शंस कई तरीके से हो सकते हैं डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, और सभी डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस भी करते हैं, ये भी बात सही है। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, लेकिन कई सारे ऐसे भी कंट्री हैं, इनफैक्ट बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी कुछ ना कुछ तरह के इलेक्शंस कराते ही है। वो इलेक्शंस कराना इसलिए चाहते हैं कि देखने में लगे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन रियलिटी दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वो दिखाना ऐसा चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो ये भी एक इशू है। तो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। अब हम कैसे, ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि भाई इलेक्शंस जो हुए वो डेमोक्रेटिकली हुए या नहीं हुए, इसको अब कैसे इंश्योर करेंगे। तो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी हमने बात किया था, ऐसी बात नहीं है। We discuss many examples of the countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections.
बहुत सारे देशों के बारे में हमने बात किया था, मैक्सिको के बारे में हमने बात किया था, चाइना के बारे में हमने बात किया था, यूएसएसआर के बारे में और कई सारे देशों के बारे में बात की थी कि इलेक्शंस तो वहां की सरकारें कराती है, लेकिन वो इलेक्शंस इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते, साफ सुथरे नहीं होते, उसमें करप्शन होता है, सरकार मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखती है, लोगों को अपने विचार नहीं रखने देती है। याद आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो हम कह सकते हैं कि बट इस तरह के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब ये बोल रहे हैं कि भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किसको बोला जाए, उसके लिए मिनिमम एटलीस्ट ये चीजें रिक्वायर है। किसी भी इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहें, उसके लिए कुछ कंडीशंस बता रहे हैं कि ये होना जरूरी है। फर्स्ट, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. वो हमने बात की थी उधर कि हर एक इंसान को एक वोट होना चाहिए और एक वोट का एक ही वैल्यू होनी चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी की वैल्यू हाफ और अमीर आदमी की वैल्यू फुल, ठीक है ना। यानी कि 5 गरीब आदमी जब वोट डाले और एक अमीर आदमी डाले तो बराबर मान ले, तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होंगे। चलो, वेरी गुड। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सेकंड है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। यानी कि वोटर्स के पास में हकीकत में ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन पाए, ठीक है ना। वो पार्टी से भी हो सकता है और बगैर पार्टी भी हो सकता है। शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट। पहले तो ये देखें कि भाई कैंडिडेट देखा जाना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, कि ये कैंडिडेट वास्तव में हमारे देश के लिए वेलफेयर के काम करेगा। उसके बाद में हम उसकी पार्टी को भी देखेंगे कि वास्तव में ये पार्टी ऐसी है कि उसके पास में फ्यूचर के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं, देश के वेलफेयर के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसके पास प्रोग्राम्स हैं क्या। थर्ड, द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स। अब सोचो, एक देश है, वहां पर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस तो होने चाहिए आफ्टर एवरी 5 इयर्स, लेकिन वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं 15 साल में। तो हम क्या ऐसे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोले बेटा? नो सर। अब है No, sir. नेक्स्ट है कि फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कई बार होता क्या है कि जिनको हमने चुना वो तो कुछ बन नहीं पाता, बाद में पता लगता है कि कोई और ही बन गया, तो उसको भी हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोल सकते। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, किसी का नाम बगैर लिए, कि आपने सोचा इस पार्टी को इसलिए हम वोट दे रहे हैं कि देश में हम इस इंसान को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्टी कह रही है कि अगर हम जीत के आएंगे तो हम इस फलाने आदमी को प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा, और वो आपको लगा कि ईमानदार आदमी है। बट इलेक्शंस के बाद में, और आपने ये भी चाहा कि इस पार्टी को इसलिए भी वोट डाल रहे हैं कि ये पार्टी से जो दूसरी पार्टी है XYZ, उसका पास्ट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, इसलिए आप उसको दूर रखना चाहते थे। किसी एक पार्टी को जिसको चूज कर रहे हो, उसके अलावा दूसरी पार्टी है, उसको आप वोट इसलिए नहीं दे रहे हो, हराना चाहते हो क्योंकि उसका पास्ट जो देखा जाए, पीछे जब भी उनकी सरकार बनी तो अच्छी नहीं थी। लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद में प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरा बन जाता है जिसको आप चाहते थे वो ना बन के, और वो पार्टी जिसको आप सरकार में देखना चाहते थे, उसने उस पार्टी के साथ में गठबंधन कर ली, दोस्ती कर ली और सरकार का हिस्सा बना दिया जिसको आप नहीं चाहते थे, पिछले इलेक्शंस में जिसको आपने हराया था।
तो आप ये बताइए, ये क्या आपकी पसंद के हिसाब से हुआ क्या? समझ गया क्या नहीं? Yes, sir. क्लियर समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा Yes, था? sir. हाँ, तो यानी कि जो लोगों की Yes, पसंद है sir. उसी के हिसाब से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लेकिन जो पार्टीज है कई बार ऐसा कर देती हैं, जिस पार्टी को आप सरकार से बाहर रखना चाहते थे उस पार्टी से गठबंधन कर लेती हैं और सरकार बना लेती हैं। जैसे महाराष्ट्र में पब्लिक ने, महाराष्ट्र की पब्लिक चाह रही थी कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो और वहां पर सरकार बने। बाद में देखा क्या गया कि शिवसेना ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस को, जिसको कि कांग्रेस को और एनसीपी को जनता चाहती थी कि वो सरकार का हिस्सा ना हो, इसलिए उनको हराया था। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी प्लस शिवसेना ने मिलकर सरकार बना दी। तो ये क्या हुआ, ये जो पब्लिक का जो मैंडेट है उसको वायलेट कर दिया सरकार ने या पार्टी ने। बात समझ गए? ओके। Yes, sir. तो these are the conditions. Fifth है, election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए जहां पर जनता जैसे चाहती है उसी हिसाब से चुन के आए। वही मैं कह रहा हूं, आप समझ गए होंगे, जो अभी पढ़ा है उसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड इजी कंडीशंस बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। ऐसा लगता है सुनने में कि ये सब बड़ी इजी बातें हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखोगे तो बहुत सारे देश है ये इस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको दिखाई नहीं देता है, बहुत सारे देश है। और in this chapter we will apply this condition to the elections held in our country to see if we can call this democratic elections। और हम ये भी देखेंगे कि जो हमने ऊपर कंडीशंस की बात करी है उनके ऊपर भारत कितना खरा उतरता है। क्या भारत में जो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इस तरह से होने चाहिए, क्या भारत में उस तरह के इलेक्शंस होते हैं क्या? तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है ये अच्छा है क्या देश के लिए? आपने देखा होगा कंपटीशंस में अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोलती हैं, क्या कुछ नहीं सुना होगा आपने इलेक्शंस के टाइम में। करप्शन के चार्जेस लगाती हैं, है ना, बहुत कुछ होता है। तो क्या ये कंपटीशन इतना जरूरी है? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इलेक्शंस के अंदर कंपटीशन इस हद तक चला जाता है कि हमको पार्टीज धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बांट देती है, कास्ट के आधार पर बांट देती है, ठीक है ना, कम्युनिटी के आधार पर बांट देती है कि ये कम्युनिटी ऐसी है, इसको वोट नहीं डालना, इनका साथ नहीं देना। इस तरह की बातें आपको इलेक्शन में नॉर्मली सुनने को मिलती होगी। क्या ये बात सच है कि नहीं? Yes, sir. तो ये इतना जो Yes, sir. कंपटीशन होता है, Yes, sir. वो कंपटीशन क्या हेल्दी है क्या देश के लिए, इस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बता दिया इसका कंक्लूजन। तो इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जो इलेक्शंस है वो एक कंपटीशंस के बारे में ही है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है। द कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, और ये कंपटीशन अपने आप में कई तरह के रूप ले सकता है, कई फॉर्म ले सकता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और एक जो देखने में आता है वो कंपटीशन है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का कंपटीशन। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने देखा होगा, सपोज करो कि आप रेवाड़ी को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हो जो कि है विधानसभा के पर्पज से, लोकसभा के पर्पज से तो गुड़गांव में आता है रेवाड़ी, लेकिन विधानसभा के इलेक्शंस में बावल एक अलग से विधानसभा है, रेवाड़ी अलग है। तो यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतना एक है। तो मान लो सपोज करो 7-8 हो गए खड़े, चुनाव के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपस में उनमें एक दुश्मनी जैसा हो जाता है कि किसी भी तरह से
बाई हुक एंड क्रोक, मेरे जो अगेंस्ट में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको हराना है, चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए। The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. फिर ये भी बोल रहा है कि अगर कंपटीशन नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। सपोज करो कि रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ चुनाव में, तो ऑब्वियस है वही जीतेगा, ये तो निश्चित ही है। अगर एक वोट भी किसी ने डाल दिया तो जीत जाएगा। तो ये भी जरूरी है कि कंपटीशन हो, लेकिन कंपटीशन कैसा हो वो देखने वाली बात है, हेल्दी कंपटीशन हो। बट इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैव मेनी डिमेरिट्स। बहुत सारी डिमेरिट्स है, जो कंपटीशन होते हैं चुनाव के लिए उसके बहुत सारे नुकसान हैं, हानि है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। अब ये एक देश के अंदर फैक्शन, विवाद बांट देता है देश को, ठीक है ना, देश को अलग अलग आधार पे बांट देता है। मैंने बताया ना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। लोग जो कैंडिडेट हैं, कोई यादव कैंडिडेट है वो यादव को बोलेगा कि सारे वोट मुझे डालना, कोई जाट कैंडिडेट है वो जाट कम्युनिटी के लोगों को बोलेगा। तो आपस में कम्युनिटीज एक दूसरे की दुश्मन हो जाती थी। जो आप पड़ोसी एक दूसरे के साथ में अभी तक बड़ी दोस्ती के साथ चले आ रहे थे, इलेक्शंस के टाइम में पता लगता है कभी कभी कि वो एक दूसरे से चेहरा नहीं मिलाते, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि उनका पड़ोसी है वो उनकी पसंद के कैंडिडेट को वोट ना डाल के दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अभी तो आपकी एज नहीं है लेकिन ये भी होता है। तो क्लियरली इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत सारे उसकी डिमेरिट्स है। क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी, देश के अंदर ये डिसयूनिटी फैलाता है, एकता को खत्म करता है, लोगों को बांट देता है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। आपने सुना भी होगा पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, लोग शिकायतें करते हैं लोकेलिटी में। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर, और कई सारे के एलिगेशंस भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, और चुनाव जीतना है बस उनका प्राइमरी पर्पस रहता है, उसके लिए कोई भी तरीका वो अपना सकते हैं। Some people say that this pressure to win election fight does not allow sensible long-term policies to be formulated। और ये जो तरीका है इलेक्शंस के थ्रू हमारे यहाँ पर होता है, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि ये जो है ना एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं है पॉलिसी फॉर्मेशन के पर्पज से देश के लिए, यानी कि कोई अच्छे हम सोच के कानून बनाए, वो ऐसा हो नहीं पाता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि एक दूसरे की, एक पार्टी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को लालच देके अपनी तरफ ले लेते हैं, और जो सरकार आज के दिन आपने बना के भेजा उसके कैंडिडेट्स मतलब लालच में आके दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो एक साल ही चल पाई सरकार, फिर दूसरी सरकार बन जाती है। अब वो जो पॉलिसी सरकार लेके आना चाहती थी देश के लिए वो नहीं कर पाई, दूसरी आएगी तो उसको भी इतना टाइम नहीं मिलता है, इसी कारण से। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के डिमेरिट्स है। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर इन द एरिना। और राजनीति के दंगल के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो आना ही नहीं चाहते। उनका कहना है कि ये भाई पॉलिटिकल कंपटीशन इज ए डर्टी पॉलिटिक्स, और इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तो दूर रहने से भी अच्छे लोग राजनीति में आएंगे नहीं। और आप जो सोच रहे हो कि देश में कानून अच्छे बने और अच्छे लोग अपने आप को कानून मतलब दूर रखना चाहते हैं पॉलिटिक्स से, तो आप बताइए क्या पॉसिबल है क्या देश के अंदर अच्छे कानून बन पाए? No, sir. Yes. तो they do not like the idea of being dragged into unhealthy competition। अच्छे लोग इसलिए भी नहीं आना चाहते कि पॉलिटिक्स में आने के बाद में उनके ऊपर कोई झूठे आरोप लगाए जाएंगे, कुछ भी बोला जाएगा उनकी रिस्पेक्ट के खिलाफ, इसलिए भी दूर रहना चाहते हैं।
तो अभी टाइम बताइए मेरे को क्या हुआ है। Sir, 9:49. 9:40। 9:49. 9:49. ओके ओके 9:49, स्टिल वी हैव टाइम। और इस टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं इस तरीके से। अभी मैं देख रहा हूं, मैंने आज सभी के घर सेक्शन ए में, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, 9th ए। आपका पार्ट 1 जो बना हुआ है गर्ल्स और बॉयज के लिए, वो सेक्शन ए का ही है पार्ट 1। पहले मेरे को ये बताइए, 9th पार्ट 1 ए, पार्ट 1 No, sir. कर रहा हूं। हाँ, तो No, मैंने sir. आज सभी के घर पे फोन किया है और कई सारे बच्चों के पेरेंट्स ने फोन नहीं उठाया। आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिनको कॉल हो गया होगा। अब मेरे को बताइए, रोहित आया है कि अभी क्लास में? रोहित No, sir. रोहित नहीं है। रुद्र है? रुद्र नहीं है। शुभम है? शुभम अभी अटेंडेंस हो रही है इसमें, अगर मेरे को एक ही बच्चा। शुभम है? Yes, sir. तुम्हारा 9th A1 है बेटा? Sir, A2. अच्छा, तुम तो लड़की गर्ल है ना? Yes, sir. तो ये मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ बेटा, तुम तो A2 से हो, ये बॉय है, लड़का है। अच्छा, शम्मी मैम का लड़का है? शम्मी मैम का लड़का आया हुआ है अभी? Yes, sir, Arman. हरमन, तुम भी बेटा, मैंने फोन किया, आपकी मम्मी ने उठाया नहीं। हरमन, यू आर आल्सो नॉट रेगुलर। सर क्यों बीच ऐसा में कर रहे एक हो? दो दिन प्रॉब्लम, सर इस वीक में प्रॉब्लम चल रही थी बीच में, नहीं तो सर हम रेगुलर थे। प्रॉब्लम चल रही थी, यू कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं माना जाएगा अनलेस अंटिल यू हैव इन्फॉर्म्ड मी। इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता नेटवर्क का कि आप मैसेज नहीं कर सकते हो। आपके पास में मेरे दोनों कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए, 7042272721 वाला भी और 9050 वाला भी, दोनों अवेलेबल होना चाहिए और दोनों पर मैसेज कर सकते हो। अभी दोनों इसी फोन में है। लेकिन आपने अभी भी, हरमन, तुमने अपने क्लास, अपने जो क्वेश्चन आंसर है मेरे पास नहीं भेजे हैं। सर आज भेज देंगे। क्यों अभी तक किसका वेट कर रहे थे? फादर का नाम क्या है? सर यशु आनंद, हैं? YASHU। सर YASHU यशु आनंद। ठीक है, यशु आनंद। यस सर। यश, यश दिलन है? यश दिलन आया है? दीपक, दीपक चेत्रम नहीं है। दीपक, मैसेज नहीं करना है, अभी बोलना है, मैं नहीं देख पाऊंगा मैसेज। दिया शायद आपके पास आज नहीं किया बेटा, आज तो नहीं किया दिया, शायद नहीं किया, क्योंकि आज ज्यादातर मैंने A1 के जो पार्ट 1 ए ग्रुप में, मतलब 9th पार्ट 1 में है ना, जो उनके पास किया था। पिंकी, तेजराव, तेजराव है? तेजराव सभी बच्चे जब तक अटेंडेंस का क्लियर ना हो जाए नहीं जाना है। कुशल, कुशल भी नहीं है। मैसेज नहीं चाहिए मुझे, बोलना है। ओके ओके, दिया हुआ था, ठीक है, अच्छी बात। सर कुशल की क्लास, मेरी कुशल क्लास का क्या बोल रहे हो? कुशल? मैं कुशल की बहन बोल रही हूँ सर। हाँ, क्यों नहीं आ रही बेटा वो? सर मेरी क्लास और उसकी क्लास एक ही टाइम पे होती है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? साक्षी।
12th क्लास में। साक्षी, तो साक्षी 9th में ही है ना, कुशल भी तो। हाँ तो फिर तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रह सकते? सर, फिर मेरी क्लास भी तो उसी टाइम पे है जिस टाइम पे कुशल की क्लास स्टार्ट होती है। मैं बात कर रहा हूँ, कुशल सोशल साइंस वो अलग रहता है क्या? अभी तो वो यहीं पे है फिलहाल, ये रहा, क्लास ले आज रहा ले है, रहे लेकिन क्लास? मेरी अभी ले नहीं रहा। अब आपने फोन किया था ना, इस वजह से फिर लेनी पड़ रही है। लेनी पड़ रही है, उसकी मैं हालत करूंगा खराब। ऐसे नहीं सर होगा डबल फोन क्लास। है नहीं, सिंगल फोन है, तो इस वजह से वीडियो वगैरह देख रहा है वो। नो, आपके साथ है तो घर में लेगा क्लासेस, और काम भी नहीं भेजा है। साक्षी तुमने भी नहीं भेजा है काम? मैं 12th T2 में हूँ सर। हैं? मैं 12th क्लास में हूँ। साक्षी 12th में मेरे पास कोई नहीं है। मैं T2 सेक्शन में हूँ, नॉन मेडिकल। अच्छा बेटा, मुझे तो उससे कुशल से बात करनी थी ना। कुशल, ओके, कुशल अभी आने में टाइम लगेगा, वो नहीं आएगा। आशना, आशना, रितिका, रितिका पूरन सिंह, लिटिल नेहरा, लिटिल नेहरा, Yes, sir. मैंने तेरे से कितने बार बेटा बात करना चाहा, आप बात नहीं कर रहे हो। आपने को एक दिन कुछ डाउट हुआ था, अभी तक दोबारा तो आपने क्लियर ही नहीं किया। आप बोल रहे थे काफी ट्रिकी अनक्लासिफाइड आंसर करके बोला था आपने। तो उस क्या है, आप मेरे से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है Okay, sir. लिटिल, हाँ 12 बजे बाद में तुम कॉल कर लेना मेरे पास। कोमल, कोमल है, समीक्षा, समीक्षा, ओके। दूसरे कोमल है, कोमल डॉटर ऑफ अशोक। खुशी तो दोनों खुशी है ना? तो अब देखो, अभी ये 22-23 तक हो गए थे, अभी 19 हो गए, दौड़ गए जो लोग। मैं बता रहा हूं, एक एक बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगी बेटा, अगर आप लोग लाइव क्लासेस को अब्सेंट हो गए। मेरी क्लास को मेरे बगैर बताए कोई अब्सेंट नहीं होगा, पहले बता दिया। आपको नेटवर्क का इश्यू है, कुछ भी है, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप बात करेंगे, मैं इसको कंफर्म करूंगा आपके पेरेंट्स से। आप अपनी मम्मी या पापा के पास में बैठे हुए जब भी मैसेज करते हो, और उसी के बाद में आप क्लास, ऐसा हो सकता है कि क्लास छोड़ दें। और क्लास को ये भी नहीं है, अभी क्लास होने का टाइम खत्म हो रहा है, मैं अभी कॉल करके बोलूंगा जो बच्चों ने अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लास खत्म होने जा रही है तब ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों आप पहले क्यों नहीं थे? ये क्या तरीका हुआ कि आप 10 बजने में 5 मिनट है तब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। बी पंचुअल। मैं कभी आपका 9:15 का टाइम है तो मैं, आपने देखा कभी 9:15 के 9:16 के ऊपर भी आया हूं? 9:15 का टाइम है तो मैं 9:13 के ऊपर आपके पास में मैसेज कर देता हूं, और आपको ज्वाइन करने में लग जाते हैं 25 मिनट। नो, बिल्कुल टाइम के ऊपर ज्वाइन करोगे एकदम। तो बाकी बेचारे जो बच्चे हैं वो बैठे रहते हैं, और हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आप वीआईपी हैं, आप तो आएंगे नहीं क्लास में टाइम से। कई सारे बच्चे हैं बेचारे आके बैठ जाते हैं, दिया है, खुशी है, नैन्सी, और कई बहुत सारे बच्चे हैं बैठे रहते हो। तो बिकॉज ऑफ आप एकदम डिफॉल्टर बने हुए हो, आप पंचुअल है नहीं, और उसकी वजह से बाकी बच्चे सफर कर रहे हैं। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन फ्यूचर।
और कोई, मैंने बता दिया, कोई भी बच्चा अगर एब्सेंट होता है तो इट शुड बी इन माय नॉलेज बिफोर द क्लास कॉमेंसेस, क्लास खत्म होने के बाद इन्फॉर्म करना नहीं है। और फिर मैं हर बच्चे के पास में फोन करूंगा, क्या है बेटा, फिर क्या मतलब ये बताइए, क्या प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, कोई प्रॉब्लम है बताइए। ऐसा तो नहीं है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप बिल्कुल ही बात ही नहीं करोगे तो ये तरीका नहीं। अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी आपके नोट्स मेरे पास में 4-5 स्टूडेंट के नोट्स आए हैं, सबका मैंने नाम लिख के एक अलग से लिस्ट बना दी है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाली। अगर आपका कोई, आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप शेयर करना चाहिए। आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर भेज ही नहीं रहे हो, इसका मतलब ये है आप लिख ही नहीं रहे हो। तो ये ध्यान रखो आगे से। और आज भी मैं देखने वाला हूं किस किसने लेट ज्वाइन किया क्लास, बिल्कुल एकदम टाइम से। जब मैं 9:15 का इंतजार करता रहता हूं कि किस टाइम होने वाला है, तो आपको भी ये इंतजार होना चाहिए कि 9:15 होने वाला है, बिल्कुल रेडी रहे आप मेरे को बताओ किस दिन आपकी क्लास लेट हुई, हुआ कभी 9:15 से लेट हुआ बेटा? नो सर। फिर जो बच्चे आते हैं उनको पता है ना कि एकदम करेक्ट टाइम से पहले ही मैं बिल्कुल वेट करता रहता हूं, बैठा रहता हूं या कुछ भी अपना मोबाइल ऑन करके, तब आपको भी ऐसे वेट करना चाहिए। ठीक है, आप क्लास एग्जिट कर सकते हो इसी कंडीशन के साथ कि आपके नोट्स मेरे पास आ जाने चाहिए। और अगर नोट्स नहीं भेज पा रहे हो तो आप क्लास सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन भी वो आपका जो अभी क्लास में ग्रुप बना रखे हैं आपके, जो स्कूल की तरफ से ग्रुप बना हुआ है, 9th पार्ट 1 जो भी बना हुआ है, गर्ल्स, फिर नाम अपना, सर मैं इस वजह से नहीं भेज पा रही, ताकि मैं आपका नोट्स बना के रख लूंगा कि किस स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया और क्या प्रॉब्लम है उसको। तो एक तो आपको अपना ग्रुप के हिसाब से, दूसरा आपका नाम और फादर नेम। जब भी आप अपने क्वेश्चन आंसर भेज रहे हो तब भी यही करना है आपको, अपना नाम, फादर का नाम और जो ग्रुप में है, ये सारी चीजें लिख के भेजोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस हाँ। सर। अभी एवरीवन का मतलब 19 बच्चे हैं मेरे पास, अभी 4 बच्चों की आवाज आई है। तो 4 बच्चों ने जिन्होंने क्लियर कर दिया उसके, वो चारों एग्जिट कर सकते हैं। बाकी को मैं देखता हूं कि मेरे पास क्यों नहीं उन्होंने बोला है। ऋतिक का आ गया, सर 19 मैसेज मेरे पास होने चाहिए। 19 में से 4 ने किया, 15 मैसेज मैं देखना चाहता हूं। किसी को डाउट है तो अभी भी बता देगा। आप एग्जिट कर सकते हो, मैसेज कीजिए और एग्जिट कीजिए। हिमेश, आप भी बहुत रेगुलर नहीं है। हिमेश की आईडी से जो भी है, आप रेगुलर नहीं है बेटा। हिमेश मेरे से बात करें, क्यों रेगुलर नहीं है, कारण बताएं। हिमेश, हाँ क्यों नहीं है रेगुलर आप? ये चलने वाला नहीं है, पहले बता रहा हूं। आप कारण लिखें, मैसेज करें अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ये चंद्र की आईडी से हाँ,
शायद, क्या नाम है बेटा ये चंद्र की आईडी से जो भी है? ओ, दौड़ जाते हैं फिर। चलो लिटिल नेहरा, क्या बात है बेटा, अभी तक आपका मैसेज नहीं हुआ लिटिल नेहरा? सर भेज तो दिया। ओके, फिर तो आप एग्जिट कर सकते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपने एग्जिट भी नहीं किया। ओके हाँ हिमेश, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम ना, ये एक जो ये कभी एक्सेप्ट नहीं होने वाला मेरे पास कि नेटवर्क की तेरा 2 महीना पूरा नेटवर्क का इश्यू चलता रहा, ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना? जो भी प्रॉब्लम है आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर मेरे को बताएंगे, जब भी है मैसेज करेंगे, तभी वो एक्सेप्टेड है, नहीं तो क्लास रेगुलर होगी आपकी। इज दैट क्लियर टू यू? चलो एग्जिट करो।